अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। ये जो वीकेंड था इस बार ये बहुत ही रोलर कोस्टर किस्म का वीकेंड अभी हमने पिछले दिनों गुजारा है, क्योंकि बड़ी खबरें इस वीकेंड में सामने आई। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक हेयरिंग थी वो तकरीबन सारा दिन चली सैटरडे को, इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलता है या नहीं मिलता, उनका निशान जो कि नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 5 दफ़ा उनकी जो टाइमिंग्स हैं वो भी बढ़ाई गई और तकरीबन 11:30 तक बजे का टाइम भी दिया गया। और उसके बाद फिर जब हेयरिंग शुरू हुई तो पूरे पाकिस्तान ने वो हेयरिंग देखी और कैसे चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने शिक व शिक बताया कि क्या कुछ चीज़ें थी जो कि होनी थी और फिर वो नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलेगा। एक तो ये बड़ी खबर। उसके बाद क्योंकि देखिए जब बल्ला नहीं मिला, साइन नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक आज़ाद हैसियत में, आज़ाद कैंडिडेट्स की हैसियत से करेगी। वो एक पार्टी की तरह इलेक्शंस नहीं लड़ सकेगी। ये चीज़ होगी। पाकिस्तान माशाल्लाह से पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से हारी न्यूजीलैंड से। हम तो ये कहते थे कि जी ये हमारा फॉर्मेट है, ये भी हो गया। और एक और चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि जी शेख रशीद साहब जो कि इमरान खान साहब के बड़े पुराने दोस्त हैं, नॉट बड़े पुराने दोस्त लेकिन हाँ रीसेंट पास में अगर जाएँ तो उनकी इमरान खान साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती, और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब के लिए बड़ी कुर्बानी भी दी। जहाँ पर इमरान खान साहब की अपने जो हैं तहरीक इंसाफ की बानी, उनकी जब पुराने दोस्त उनको छोड़ के जा रहे थे तो ही स्टूड विद हिम। और उसके बाद हमने देखा वो एकदम गायब भी हो गए, वापस आए तो उन्होंने कहा जी मैंने चिल्ला काटा है बानी तहरीक इंसाफ के लिए। ये तमाम तो चीज़ें हुई और उन्होंने बताया कि मैं असली भी हूँ, मैं नस्ली भी हूँ। फिर क्या हुआ जी? फिर हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट करने से इनकार कर दिया और NA-56 में शेख रशीद साहब के मद्दे मुकाबिल अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। फिर हमने देखा कि शेख रशीद साहब की एक वीडियो भी आई और इस वीडियो में उनका क्या कहना था आपको सुनवाती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी तकलीफें उठाई मौजूदा 6-7 महीने में, इससे बड़ी तकलीफों का मैं सोच भी नहीं सकता था ताकि 164 का बयान दूं। लेकिन मैं नस्ली था, असली था, मैं कायम रहा और डटा रहा और आज भी डटा हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा उसको बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा और उसके मुकाबले में उम्मीदवार दिया, और ऐसे लोगों को दिया जो रात की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए। कौम से ये बात कहना चाहता हूं, आपने हल्का 56 में कलम दवात पे मोहर लगा के इन अमेरिकन एजेंटों को, उन सब को बताना है कि ये कौम जिंदा है। आपने सुना है शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी बाज़ लोगों ने ये अमेरिकन एजेंटों को शिकस्त देनी है। तो ये तो वही चीज़ें हैं जो हम देखते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगलों को कही जाती थी। ये तो ऐसा लग रहा है शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और जब किसी सियासी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है तो उसकी क्या वक़्त रह जाती है, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासी तजियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट जैगम खान साहब मौजूद हैं। उनको इस हवाले से शामिल गुफ्तगू करेंगे। जैगम साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह समा में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, ये शेख रशीद साहब ऑफकोर्स बड़े नाला नज़र आ रहे हैं और उनका बनता भी है। उन्होंने चिल्ला भी काटा अपने दोस्त के लिए, लेकिन हासिल उनको कुछ भी नहीं हुआ। कि वो जो बाज़ लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं, जो अमेरिकन एजेंट जिनको कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन लोग हैं? देखें, शेख साहब जो हैं जिस खानकाह में चिल्ला काट के आए हैं, शेख साहब का ताल्लुक उसी खानकाह से है, इसके अलावा किसी जगह से नहीं है। और ये बात PTI को, इमरान खान को समझ आ गई और मेरे ख्याल में पॉलिटिकली उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। 2002 को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 2002 से अगर आप पीछे चले जाएं तो उनकी 15 साल नवाज़ शरीफ के साथ एसोसिएशन थी। नवाज़ शरीफ की हर काबीना में वो वज़ीर रहे और जो उनका कद काठ बना वो उस अरसे में बना। 2002 का इलेक्शन उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म पर नहीं लड़ा। मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत मुश्किल में थी, लेकिन वोटर को उन्होंने ये बताया, मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर को फंसाने के लिए, कि देखो जीत तो मैं इंडिपेंडेंट जाऊंगा तुम्हारे वोटों से, लेकिन ये जो दोनों सीटें मैं जाके नवाज शरीफ के कदमों में डाल दूंगा। और जब वो जीते तो वो दोनों सीटें उन्होंने जाके परवेज़ मुशर्रफ की टोकरी में डाल दी। तो आप बिल्कुल तवक्को नहीं रख सकते कि इस वक्त वो PTI की सपोर्ट से जीत कर वो PTI के साथ रहेंगे। इज़ एन इंडिपेंडेंट प्लेयर,
और पीटीआई की ये कैलकुलेशन है, और मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है, कि पीटीआई के वोटों से जीतने के बाद वो पीटीआई का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हालात जिस तरह बदल चुके हैं, इन बदले हालात में आप शेख रशीद से तवक्को नहीं कर सकते कि वो पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। इस वक्त वो जितनी प्रो पीटीआई बातें कर रहे हैं या टिल्ट दिखा रहे हैं, उसका वाज़े और वाहिद मकसद ये है कि पीटीआई के वोटर उनके पास आए, उनको पीटीआई के वोटरों की ज़रूरत है, लेकिन वो पीटीआई के साथ खड़े नहीं। लेकिन उन्होंने बड़ी कुर्बानी भी तो दी है, बड़ी कुर्बानी भी तो दी है उस टाइम में जब बुरा वक्त था तो साथ खड़े रहे। देखिए, बुरे वक्त में भी जब वो खड़े रहे तो उन्होंने एक मिडिल लाइन लेने की कोशिश की है। अब पीटीआई के कन्फ्रंटेशन तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। वो मुसलसल कह रहे हैं तो मैं तो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ, एस्टैब्लिशमेंट से ना मैं इधर उधर हुआ हूँ ना मैं हो सकता हूँ। उधर भी वो कस्में खा के यकीन दिला रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि मैं असली और नस्ली भी हूँ। और असली नस्ली का मतलब भी उनकी हर तकरीर में बदल जाता है। कभी असली नस्ली का उनका मतलब होता है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, कभी असली नस्ली का उनका मतलब होता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। हर तकरीर में चीजें बदल जाती थी, तो बस वो बदल रहे हैं इसी तरीके से। खान साहब देख रहे हैं तो बानी पीटीआई की भी जिस चीजें में वो जिस चीज के हक में बात करते थे, तो वो तारीख ने दिखाया कि वो इसके मुखालिफ बात भी की है, और ये तमाम तो चीजें तो आपको पता है रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरों को तो इस बात का वो फायदा नहीं देंगे ना। खुद तो वो बिल्कुल पोजीशन बदलते रहे। उनकी सारी सियासत, अपनी भी जो इमरान खान की सारी सियासत है, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत थी ना। इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर वो हुकूमत में आए थे ना। और उनकी जो लड़ाई भी बनी वो इस बात पे बनी कि मुझे क्यों निकाला, मुझे वापस लाओ, मेरा साथ दो और मुझे साथ मिलाओ और मुझे हुकूमत में वापस लाओ। सारा झगड़ा तो उनका ये था। वो बात तो आपको बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रियायत वो दूसरे को तो नहीं देंगे ना। दूसरे से तो वो मुकम्मल लॉयल्टी मांगते हैं ना। दूसरे को तो वो कहते हैं कि मेरे साथ खड़े रहो, और हर पार्टी जो है वो ये कहती है। और उन्हें ट्रस्ट नहीं है शेख रशीद पर, और मैं समझता हूँ कि उनकी इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल ठीक है। शेख रशीद साहब को इस मामले में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ओके अच्छा, एक बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आया, और तमाम तर नज़र जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब थी। हम खुद सारा दिन जो है वो टेलीविज़न देखते हैं, और यही था कि अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलता है या नहीं मिलता। उनको बल्ला नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया शिकवा के जी कब इलेक्शन कराने थे, पर डिले हुए और उसके बाद भी नहीं करा सके, और बाद में जवाब भी नहीं दे सके कि जो उन्होंने सितंबर 2023 में इलेक्शन कराए थे कि वो लीगली प्रूवन भी हैं या नहीं है। अगर किसी पार्टी से उनका इंतखाबी निशान छिन जाता है तो उस पार्टी की क्या वक़्त रहती है? छोटी सी मिसाल देख लेते हैं। पीटीआई के एक कैंडिडेट नेशनल असेंबली को इंतखाबी निशान दिया गया चूज़ा। आप ज़रा तसव्वुर करें उसकी रैली में नारे क्या लगेंगे, तेरा चूज़ा मेरा चूज़ा, हाजी बूटा हाजी बूटा। दूसरे को मिला है बैंगन। आप ज़रा तसव्वुर करें बैंगन वाला पोस्टर पे क्या लिखेगा, आओ मिलके बैंगन खाओ। जो सिंबल्स हैं, जो अलामतें हैं, उनकी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, हमारी सकाफत में बहुत अहमियत है, हमारी सियासत में भी बहुत अहमियत है। आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैंने अभी आपको 2002 के इलेक्शन की मिसाल दी। 2002 में सियासी जमातें, जो हमारी मजहबी जमातें हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म बनाया, मुत्तहिदा मजलिस अमल, और उनको निशान मिला जो उन्होंने लिया वो था किताब। अब सबसे बड़ी किताब जो हमारे जहन में है, मुकद्दस तरीन किताब, वो तो अल किताब है ना, कुरान मजीद है। अब पूरे केपी के वोटर्स को उन्होंने बताया कि हमारा निशान कुरान मजीद है। आप जरा तस्वीर कीजिए कि कैसे उनको वोट मिले होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 1977 में जो अलायंस बना था, PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उसका निशान था हल। वो हल जिससे उस वक्त तमाम किसान हल चलाते थे। मैकेनाइजेशन तो बाद में हुई ना। और पीपल्स पार्टी का अपना निशान था तलवार। अब देखिए कितने बड़े सिंबल्स हैं। उनके मुकाबले में आप देखिए चैनक, चिमटा, चूचा, अब इनकी क्या हैसियत है। तो जो निशान होता है वो तस्वीरी शनाख्त होता है पार्टी की, वो उसकी आइडेंटिटी होता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स उसके वो पार्टी को जिस तरीके से आपने सेल करना इलेक्शन में, जी जी जी, मैटर्स अ लॉट। लेकिन अगर माजी में देखें ज़ैकूम खान साहब, तो उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार से भी, वो तलवार और सेनेट इलेक्शंस में हम देखें तो नून लीग को शेर से भी महरूम किया गया। लेकिन क्या इससे पार्टियों की मकबूलियत में कोई फ़र्क पड़ा था? मैं आपको थोड़ी सी ये जरा दो बातें ऐड कर दूं तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूं कि किस तरह फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। उस पार्टी का ब्रांड होता है, ब्रांड के बगैर आजकल जो है किसी की कोई हैसियत नहीं है। ब्रांड बहुत ही अहम होता है।
और यहाँ पे जो बात है सिर्फ उनसे निशान नहीं छीना गया। जो हम दूसरे पार्टियों से कंपैरिजन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी ने ये पहले भांप लिया था कि जो कवानीन परवेज मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराए हैं उसके तहत वो पार्टी जो बेनज़ीर जिसकी सरबराह है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी, ऐसी उसमें शराइत थी। तो उन्होंने खुद से एक पैरेलल प्लेटफॉर्म बनाया और एक पसंद का उन्होंने सिंबल भी ले लिया जो तमाम पार्टी का सिंबल था, वो उन्होंने तीर ले लिया। अब तीर खुद एक बहुत खूबसूरत सिंबल है, तलवार से मिलता जुलता है, और आप देखिए उसकी भी उसी तरीके की एक खूबसूरती और अहमियत है सिंबल्स में जिस तरीके के तलवार की है। इकबाल के शेरों में आपको तलवार भी मिलता है, आपको तीर भी मिलता है, तो उनका मामला जरा मुख्तलिफ था। पार्टी भी इकट्ठी हो गई। एक यहाँ पे अगर आप देखिए एक पार्टी से सिंबल छीन लिया गया है और पार्टी बतौर पार्टी हिस्सा लेने के काबिल अब नहीं रही। हर मेंबर इंडिपेंडेंटली हिस्सा लेगा। जब इंडिपेंडेंटली हिस्सा लेगा तो उसमें उनके एक दो और नुकसान भी हैं। एक तो बड़ा नुकसान ये है कि उनको जो स्पेशल सीट्स हैं वो नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान कौमी असम्बली में 70 नशिस्तें बहुत बड़ी हैं, 60 खवातीन की हैं, 10 अक़लियतों की हैं। इनमें हर पार्टी को उसके जो जीते होती हैं नशिस्तें उसके मुताबिक हिस्सा मिलता है। अब ये जितनी भी नशिस्तें जीत लें उसमें हिस्सा नहीं मिल सकता। दूसरी बात यह है पाकिस्तान में जो कवानीन है आइन फ्लोर क्रॉसिंग से पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। जो मेंबर आपकी टिकट पे जीता हो, आपकी सिंबल पे जीता हो, वो छोड़ नहीं सकता, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता। जो अहम तरीन वोट होते हैं जैसे बजट का वोट है, वज़ीर आज़म के इंतखाब का वोट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इन तमाम वोटों में अगर आपकी सीट पर आपकी जीता हुआ खिलाफ लगता कि इस तरह से उनको फायदा इससे भी होगा क्योंकि उनकी एक एक हल्के से बहुत सारे कैंडिडेट भी थे और उसके बाद फिर ये सुनने में भी आया कि एक एक टिकट जो है वो भी पता नहीं कितने कितने करोड़ों की बिकी। तो उसके बाद तो अब आसानी हो जाएगी ना कि जब सब आज़ाद उम्मीदवार जब खड़े होंगे तो उनमें देखेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी रहा वोट्स का, और जिसका पलड़ा भारी हो चाहे उसको टिकट दियो या नहीं दियो तो बाद में उसके साथ इलाज कर सकते हैं। क्योंकि बाद में कहा ना कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाएंगे तो उनको तो मतलब कीपिंग इन व्यू कि उनके भी क्या पास रह चुका है डिसीजन मेकिंग में, तो उनके लिए तो ये चीज़ भी ठीक नहीं हो गई। देखिए संदूकची में तो उस वक्त तक पैसे आ रहे थे ना जब तक इमरान खान घर में बैठे हुए थे, लोग टिकटों के लिए आ रहे थे। तो एक तो वो फंडिंग का मामला, पीटीआई बहुत मुश्किल में है, फंडिंग आना बंद हो गई है, आगे फंडिंग भी नहीं मिलेगी। अब एक से ज्यादा कैंडिडेट जो है ये बहुत ही पीटीआई को मुश्किल में डालेगा क्योंकि सिंबल नहीं है तो 4-4, 5-5 लोग, 2 लोग ये दावा करेंगे कि हम पीटीआई के हैं, तो उनके वोट तकसीम हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। फिर ये है कि जो आज़ाद जीतेगा वो पीटीआई में क्यों जाएगा? आज़ाद उस पार्टी में जाएगा जो हुकूमत बना रही होगी, या उधर जाएगा जिस तरफ जाने का उसको दबाव होगा या जिस तरफ आने की उसको लालच होगी। तो पीटीआई के बगैर बिल्कुल हवाओं का रुख होगा। तो बहुत से लोग जो पीटीआई के वोट से भी जीतेंगे, आप देखेंगे इस वक्त बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, या तो वो ऐसा अलग से प्लेटफॉर्म बना लेंगे जिसमें वो पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेंगे, या वो दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर लेंगे। तो पीटीआई का इसमें खसारा ही खसारा है। चलें, सही, ठीक, थैंक यू सो मच। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे अपने आने वाले शोज़ में लेते रहेंगे क्योंकि एक बार फिर से वो जो सियासी इत्तेहादी बन गए थे पीडीएम की हुकूमत में, अब वो एक दूसरे पर जो है वो तीरों के वार कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त, कोई धाड़ रहा है, कोई तीरों के वार कर रहा है। तो आपको पता है ना कि जब इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं तो फिर इस तरह की तो बयानबाजी सुनने में आती ही है। ये आगे आपको पता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तो ये हमारे शो का हिस्सा रहेंगी, तमाम तरह किस्म की बयानबाजियाँ जो कि पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। मुझे अभी जनाब बात करनी है हमारे क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज क्रिकेट में हमारी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी और हमें ऐसा लग रहा था कि टेस्ट सीरीज़ तो चलो हार गए, ठीक है, समझ में आती है, और उसके बाद जो T20 वो हमारा फॉर्मेट है तो इंशाल्लाह जो शाहीन है उसकी कैप्टनसी कर रहे हैं और हमें अच्छी इसमें फतह भी मिल जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जी एक नहीं 2 मैचेस अभी हुए, दोनों के दोनों हम हार गए। समझ में नहीं आई कि 2 साल तक T20 में नंबर 1 रहने वाली पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 2 मैचेस कैसे हार गई। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने 195 रन का टारगेट दिया था पाकिस्तान को और कौमी टीम 173 रन बना सकी। पाकिस्तानी ओपनर्स तो कुछ नहीं कर सके। दूसरे आने वाले खिलाड़ी में मैदान का चक्कर लगाकर चलते बने। बाबर आजम और फ़खर जमान ने अपना हिस्सा डाला, नेस्ट सेंचुरीज भी जड़ी, लेकिन वो भी किसी के काम नहीं आई। 5 मैचेस की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 2-0 की बर्तरी हासिल है। क्या कौमी टीम सीरीज़ में कमबैक कर सकती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अब जो 3 मैचेस बचे हैं इन तीनों में जीतना होगा। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स सोशल एक्सपर्ट रज़लान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़लान एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं रज़लान, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? मतलब हमें तो लग रहा था कि चलो ये T20 का फॉर्मेट हमारा फॉर्मेट है, हम तो जीतेंगे। वर यू एक्सपेक्टिंग कि न्यूजीलैंड से इतना बुरा हारेंगे?
सेकंड T20 आई आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से होगा, बिकॉज उनको एक थोड़े एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट T20 आई थोड़े कम मार्जिन पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, बट जिस तरह से हमारे वो दोनों ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर सके, देन फर्स्ट मैच की रेप्लिका हमें देखने को मिला कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर गया, और पहला मैच हम प्रॉब्ली 46 रन से हारे थे, ये वाला हम 21 रन से हार गए। सो उधर से अगर देखें तो थोड़ी सी प्रोग्रेस है, लेकिन अब ये भी तो देखें कि रन्स भी कम चेज़ करने थे इस दफ़ा। सो जिस तरह शाहीन ने कहा कि हमेशा पहले बॉलिंग करना ट्रिकी होता है, कि आप इस चक्कर में जाते हो कि स्विंग मिलेगी और आप अर्ली विकेट्स ले लोगे, लेकिन आपको इस मैच में अर्ली विकेट्स नहीं मिले और उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत लेट आपका एक तरह से कम बैक हुआ है। येस, लेटर ओवर्स में अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ का कम बैक बहुत अच्छा था, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी हुई थी। आपने खुद कहा कि शाहीन ने कहा कि पहले बॉलिंग करना ट्रिकी होता है, तो हमने टॉस जीतकर खुद ही पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। उस वक्त हमें लग रहा था कि हम चेस कर लेंगे। वही ना कि दोनों मैचेस में हमारे साथ ये हुआ। अब मैदान बड़ा हो छोटा हो, लेकिन स्कोर बोर्ड पर अगर 200 रन लगे हुए ना तो उसका अपना प्रेशर होता है। तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो उसी प्रेशर में दब गया दोनों मैचेस में, कि जब रन रेट बढ़ रहा था पर ओवर और प्रेशर बन रहा था तो उस वक्त हमारी विकेटें गिरना शुरू हो गई। ऑब्वियसली जो फ़खर जमान की विकेट कल के मैच में थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी, जहाँ पे वो विकेट गिरी उसके बाद से हमारा कोई भी खिलाड़ी जो है वो खड़ा होकर खेल नहीं सका, एंड इवेंचुअली हम फिर 21 रन से हार गए। एक अच्छी पोजीशन में थे जिस वक्त बाबर और फ़खर बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान की टीम पूरी कंट्रोल में थी, लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे, चिरागों में रोशनी ना रही वाला मामला हो गया हमारे साथ। सही। अच्छा अज़लान, मुझे बताएं कि आपको लगता है कि अभी भी इस टीम में किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम पहले जो पाकिस्तान T20 के जो मैचेस होते थे उसमें हमारे साथ और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते थे जो कि इस बार हमारे साथ नहीं खेल रहे। जैसे अगर मैं आसिफ अली की बात करूँ तो ही यूज्ड टू बी देयर, 2-3 और ऐसे खिलाड़ी थे हमारे साथ जो कि हमारे तमाम T20 मैचेस में साथ होते थे। देखिए, अगर हम पिछले वर्ल्ड कप के बाद से देखें, जो कि 2022 वाला जो वर्ल्ड कप था, T20 का वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसके बाद से टीम हम हर वर्ल्ड कप की तरह एक रीबिल्ड प्रोसेस में चले जाते हैं, तो हम उसी रीबिल्ड प्रोसेस में ही अभी तक चल रहे हैं। आसिफ अली टीम के साथ नहीं है, हैदर अली उस वक्त टीम के साथ थे, वो नहीं है। इमाद वसीम रिटायर हो चुके हैं, तो वो इस वक्त T20 की टीम का हिस्सा नहीं है। सो जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो कुछ हद तक नया भी है, कुछ हद तक, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से नया नहीं भी है, बिकॉज इफ्तिखार एक अरसे से अब टीम के साथ चलते हुए आ रहे हैं। उनका परफॉर्म ना कर पाना 2 मैचेस में लगातार, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट अगर इफ्तिखार की बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही तो हमने एक और चीज़ देखी है कि शाहीन दोनों मैचेस में बजिद रहे हैं 5 ही बॉलर्स को इस्तेमाल करने के लिए, जब उनके पास एक रिसोर्स मौजूद था जो कि हमारे अभी रिसेंट वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा स्पिनर बॉलर था हमारा इफ्तिखार, हमने उससे बॉलिंग नहीं करवाई। हमारे पास एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है, गो के पार्ट टाइमर है साइम अयूब, हमने उसे एक आधा ओवर भी नहीं करवाया, जस्ट टू चेंज द फ्लेवर ऑफ द गेम, ताकि थोड़ा सा बैट्समैन को भी चेंज मिल जाए कि वो शायद स्कोर रुक जाए। अच्छा, आपको लगता है कि स्टेडियम में जो माहौल होता है वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बड़ा असर अंदाज होता है? अभी आपने इफ्तिखार के वाले से बात की, एक वीडियो सामने है जो आजकल बड़ी वायरल भी हो रही है, जिसमें कि इफ्तिखार वहाँ पे खड़े हैं और पीछे से एक तो जो फैंस हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई आप बुली तो नहीं कर रहे, और वो चाचा चाचा की आवाज़ें लगा रहे, तो ऑफकोर्स उसमें एक प्लेयर जिस पर इतना प्रेशर भी है वो उसे मुड़ के देखा। और उसके बाद मैं खैर पहले अपने नाज़रीन को भी ज़रा वीडियो दिखा देती हूँ ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी उनको पता चल जाए हम बात क्या कर रहे हैं। आपको लगता है मतलब अज़लान ये सही बिहेवियर है, ये सही एटीट्यूड है स्पेक्टेटर्स की जानिब से कि भाई ठीक है आप मैच देखने जाते हैं लेकिन ऐसे आवाज़ें कसना, खैर हमने सुना है बचपन से देख रहे हैं ज़मान भाई को भी ऐसी आवाज़ें पड़ती? देखें, पहले होता ये था कि इस किस्म के मामला तो हमेशा से होते हुए हैं, पर प्रॉब्ली इस तरह की वीडियोस पहले सामने नहीं आती थी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उस वक्त वो खिलाड़ी वहाँ पे किस प्रेशर में है, किस मूड में है, आपको नहीं मालूम। इवेंचुअली वो बेचारा इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे, और अगर उसकी आपके आवाज़ लगाने से उसको फील हो रहा है कि उसकी तवज्जो जो है वो बट रही है, तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करेगा। उसका ये कहना है कि यार फ़िलहाल, उसने आई थिंक यही मोड़ के इफ्तिखार ने कहा था कि फ़िलहाल खामोश हो जाओ, और उसने आगे से कहा कि फिर उससे क्या होगा, मैं तो आपका फ़ैन ही हूँ। ठीक है आप फ़ैन हैं, बट कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं आप, उसको उसका काम कर लेने दें। आप अगर फ़ैन हैं, मैच देखने आए, दैट्स योर जॉब। वो बेचारा वहाँ पे फील्डिंग कर रहा है, दैट्स हिज जॉब, तो उसको उसकी जॉब कर लेने दें। बिल्कुल जी, ज़्यादा ही आपको मैं कहती हूँ ज़रा पीड़ हो रही है, ज़रा तकलीफ हो रही है, तो आप कहीं और सोशल मीडिया पे कहीं जाके ऐसी बात कर लें, लेकिन अब आप सामने से उसको आवाज़ दे रहे हो, आप उसको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो, ये खैर बड़ी बुरी बात है। अच्छा जी, हम ज़रा अज़लान ये भी देख रहे थे कि एक अच्छी चीज़ ये भी थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये थी कि जी दूसरे मैच में जो एम्पायर थी वो खातून थी, तो उनके फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने रिव्यू भी लिया था जो ज़ाया हो गया था। उनकी एम्पायरिंग को आप कैसे देखते हैं?
आई थिंक एक अच्छा कदम है। हमने रिसेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी देखा था कि प्रॉब्ली एक ही मैच में दोनों रेफरीज जो थे वो ख़वातीन थे। तो आई एम ऑल अप फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स, और आई थिंक मैं बड़ा वो उसमें एक दफ़ा कि फ्यूचर इज़ फीमेल वाला जो मामला है वो स्पोर्ट्स में भी होता जा रहा है, और वो प्रीडोमिनेटली जो मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स होती हैं उसमें हमें बहुत देखने को मिल रहा है। लाइक अंपायर्स का इस तरह से आना, फुटबॉल मैचेस में रेफरीज का इस तरह से आना। पाकिस्तान के अंदर आई थिंक लास्ट वीक ही कोर्स कंक्लूड हुआ है वुमेन अंपायर्स का, और हमारे यहाँ भी नॉट जस्ट वुमेन अंपायर्स, वुमेन रेफरीज भी मौजूद हैं, और तजर्बा प्रॉब्ली हो चुका हुआ है कि किसी डोमेस्टिक के मैच में खातून को क्या से कहें ऑफिशिएट करने का मौका दिया हो। तो एक अच्छी चीज़ है। और वैसे भी ख़वातीन की आई डिटेल के मुतालिक जो उनकी आई टू डिटेल होती है वो ज़्यादा होती है, तो मुझे ये लगता है कि इनके LBW के जो फैसले हैं वो कम ही गलत होंगे। देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अजलान, हमारे साथ अजलान मौजूद है, बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में चाहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लास्ट वीक हमने देखा था कि हमारी जो स्टॉक मार्केट थी वो काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार भी रही, लेकिन जो इख्तिताम हुआ वो कहा जा रहा है कि वो अच्छा बेहतर हुआ, मतलब तेज़ी के साथ ही इसका इख्तिताम हुआ था। आज क्योंकि कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है तो जान लेते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सीनियर रिपोर्टर रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी है जी स्टॉक मार्केट आज हफ्ते के पहले दिन? चलें जी, विल ट्राई टू कनेक्ट विद हिम अगेन। रिजवान हमें जो है वो बताएंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक नहायत ही अहम इशू है, वो ये कि देखें मुस्तकबिल का सुहाना ख्वाब देखने हर एक चाहता है कि हमारा मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत हो, और हर कोई इस हवाले से सुहाने ख्वाब भी सजाता है। लेकिन अब पिछले दिनों देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेन बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े चंक में हो रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जो कि किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं तो वो जाकर अपना कहीं ना कहीं मुस्तकबिल बना लेते हैं, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में वो अच्छा में पाकिस्तान को एक तरीके से डॉलर्स भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग हमारे इसी ख्वाब को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और लोग हमारे इसी ख्वाब की वजह से हमें स्कैम करना शुरू कर देते हैं। अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि शिकारपुर में डाकुओं ने लोगों को झांसा दिया कि हम आपको लेके जा रहे हैं दुबई, और दुबई में आपको बड़ी ज़बरदस्त नौकरी मिलेगी। और क्या किया जी, इन नौजवान लड़कों को अगवा कर लिया, जिसको बाद में लाड़काना पुलिस ने तकरीबन 21 अफराद को इन जो ऐसा रेक्टर है इनके हाथों बचाया, अगवा होने से बचाया। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ तो मौजूद है जी एसएसपी शिकारपुर डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान और इमिग्रेशन वकील मोहम्मद यासिर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ अपने शो में। सबसे पहले तो मैं एसएसपी साहब आपसे जानना चाहूँगी कि आपको पता कैसे चला कि जी ऐसा कुछ काम हो रहा है और ऐसे लड़कों को स्कैम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये परसों का इंसिडेंट है, सैटरडे को 13 को। बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक वैन है जो कि शिकारपुर का है, उस तरफ है। वहाँ से इलाके से हमें इंफॉर्मेशन मिली, लोगों ने जो वहाँ के रेजिडेंट हैं। अब वो एरिया उस में इस तरह की गाड़ी की जो मूवमेंट है वो इट्स क्वाइट अनयूजुअल, बिकॉज वहाँ लोग पैदल, बाइक पे, छोटे कच्चे रास्ते हैं, ट्रैक्टर ट्राली, इस तरह की मूवमेंट होती है। तो वो गाड़ी नज़र आ रही थी कि वो लोकल नहीं है कहीं। उन्होंने फ़ौरन हमें फॉर्म किया मेरे ऑफिस में। हमने यहाँ से फ़ौरन वहाँ पे टीम्स डिप्यूट की, बिकॉज यहाँ में आइडिया इस चीज़ का कि लोग डिफरेंट तरह से हनी ट्रैप होके इन एरियाज में पहुँच जाते हैं डाकुओं के पास। तो लकीली हमें टाइमली इंफॉर्मेशन मिल गई। हमने वहाँ से पुलिस टीम्स को डिप्यूट किया, वो वहाँ पे पहुँची और जो लोग एरिया के थे उनके साथ मिलके हमने उस गाड़ी को रेस्क्यू किया। तो बेसिकली जब उनको रेस्क्यू करने के बाद उनको हमने बचाया और लेकर आया, उसको मैंने किया, तो वहाँ फिर हमें चीज़ें डिस्क्लोज हुई कि इसका बैकग्राउंड क्या था। तो उन लोगों ने जो इंकशाफात किए वो इस तरह से थे कि ये सब लोग 21 पर्सन्स ये डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के रेजिडेंट थे। ये उसी सुबह वहाँ से कोई एक बंदा था इनका जानने वाला, जिन्होंने इनको मोटिवेट किया कि मेरे लिंक्स हैं और इस टाइम पे अरब शहजादे आए हुए हैं यहाँ पे और उन्होंने इंटरव्यू करना है जॉब्स के लिए।
तो आप लोग आ जाएं, हम आपको लेके जाएंगे, वो इंट्रोड्यूस करेंगे, आपकी सिलेक्शन होगी और आपकी दुबई में जॉब हो जाएगी। तो दे हैड बीन वर्किंग फॉर लास्ट 2-3 वीक्स, वो इस पे काम कर रहे थे। उन्होंने डिफरेंट अपने 2 लोगों को इंगेज किया और उन्होंने फिर फर्दर लोगों से 1 बाय 1 बात करके इस तरह से ये 21 के इंक्लूडिंग ड्राइवर, ये 20 लोग थे और एक ड्राइवर था। इनको इन्होंने इंगेज करके ये फिर वहाँ से बैठ के इस तरफ निकल आए। इनिशियली इन्होंने कहा कि हम आपको रहीम यार खान लेके जाएंगे, लेकिन लेटर ऑन रास्ते में उन्होंने कह दिया कि नहीं, से यहाँ मूव होके आ चुके हुए हैं, तो आप लोगों को हम इधर लेके जाएंगे। तो उस बंदे ने जो मुझे बताएं कि इन्होंने अभी इन लोगों से पैसे कितने बटोरे थे, क्या पैसे बटोर चुके थे? उनका अज़्म क्या था कि ठीक है इनको सिर्फ अगवा करना है, या बाद में फिर इसको एज अ हॉस्टेज बना के पुलिस से तावान वसूल करेंगे या इनकी फैमिली से तावान वसूल करेंगे? जी, इनका पर्पस यही था, बेसिकली इन्होंने इनको इस तरह से ट्रैप करके कच्चे के एरिया में ले जाना था, वहाँ इनको इन्होंने हॉस्टेज कर लेना था और लेटर ऑन इन्होंने फिर रैंसम की डिमांड करनी थी। तो दैट वुड हैव बीन अ इशू बिकॉज़ 21 पर्सन्स किडनैप्ड एट वन सिंगल टाइम, वो बड़ा आप लोगों ने सिर्फ उनको बाजियाबी कराया या जिन्होंने इनको अगवा किया था उनको गिरफ्तार भी किया है, वो लोग पकड़े भी गए हैं? उसमें जो सस्पेक्ट 2 लोग हैं जो बेसिकली सीम्स टू बी प्लान ऑफ पार्ट, उनको हमने कस्टडी में लिया है। उनको इंटेरोगेट कर रहे हैं कि whether they are victim or they are part of plan, क्योंकि लाड़काना में वो 2 लोग थे जो उनको वहाँ से इकट्ठा करके इस तरफ लेकर आए। तो उससे फिर जब हमने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की, चीज़ें सामने आई। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम की तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये यहाँ के हमारे जो कुछ एरिया हैं डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के, कश्मीर की, यहाँ के कच्चे के एरिया के जो यहाँ पे क्रिमिनल लोग हैं, जो डाकू हैं, उन्होंने डिफरेंट तरह की उनके पास टेक्निक्स हैं। वो ना सिर्फ से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को वो इंसेंटिवाइज करके, उनको ट्रैप करके डिफरेंट टेक्निक से अपने पास बुलाते हैं, हनी ट्रैपिंग करते हैं। जी जी, हनी ट्रैप से मैं पहले भी स्टोरीज कर चुके हैं, डिमांड करते हैं। जी जी, उसमें हाँ लेडीज वाइज भी है, लेकिन मोहम्मद इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और लोगों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ठीक है, हम ये जानते हैं कि आप बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उसको अमली जामा कैसे पहनाना है, देयर इज़ अ लीगल वे टू इट। वकील यासिर शम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कहाँ पर एक तो आपको अलर्ट होना चाहिए, आपको कैसे पता होना चाहिए कि कोई चीज़ ठीक भी है या वो गलत तरीक़ेकार है। जैसे भी आपने देखा, ये शिकारपुर में कोई पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि अंदरूनी सिंध में बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मुल्क से निकल जाएँ, और ऐसे में उनको कोई भी अगर ज़रा सा लारा भी देना, मतलब एक उंगली भी पकड़ने की कोशिश करे, तो वो समझते हैं कि भाई यही हमारी नैया पार कराएंगे। कहाँ पे हमें अलर्ट होना चाहिए? देखिए, इस वक्त हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वो अपने मुस्तकबिल को आगे की तरफ लेके जाए और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। उसका राइट है, उसका राइट है। पहले हमारे पाकिस्तान के अंदर हमेशा से खुशहाली रही है, लेकिन अब लोगों के दिमाग में है कि नहीं, बाहर ज़्यादा खुशहाली। हालांकि पाकिस्तान में बहुत कुछ है अगर यहाँ करना चाहे, लेकिन आपके पास येस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोविड के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यूरोपियन ममालिक में भी खुली हैं, यूके में भी खुली हैं और आपके डिफरेंट सेक्टर्स में खुली हैं। ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट आई है, लेबर वर्क की रिक्वायरमेंट आई है। अब आपको वो राइट चैनल इस्तेमाल करना है, देखना है कि वाकई राइट है कि नहीं है। बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत सारे स्कैम्स के अंदर फंस चुके हैं, बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं, एक मेरे पास कॉल आई कि सर, जानता था किसी के रेफरेंस से कॉल आई कि मेरे पास ये वर्क परमिट आया। मैंने कहा अच्छा मुझे व्हाट्सअप करो। उसने वर्क परमिट व्हाट्सअप किया। मैंने उसको अच्छा देखने में बिल्कुल जो वर्क परमिट था यस इट्स जेन्युइन, क्योंकि हमें पता था, लग रहा था कि व्हाट्सएप पे जेन्युइन है। मैंने कहा अच्छा अब ये बताओ तुम्हारी सिर्फ कॉरस्पॉन्डेंस क्या हुई? उसने मुझे ईमेल्स पे जो जितनी कॉरस्पॉन्डेंस थी वो उसने मुझे भेजी। अच्छा, उसके बाद उसने बोला जी, जो लास्ट उसकी ईमेल आई उसमें उसने बोला जी कि आप 200 यूरो जो है वो ट्रांसफ़र करवाते। बस मैंने कहा नो, ये अनजेन्युइन है, ठीक है, ये सिर्फ तुमसे पैसे स्कैम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये छोटे छोटे स्कैम। अच्छा, 200 यूरो का मतलब है लगभग 200 यूरो भी तकरीबन 60-70 हज़ार तो हैं। बिल्कुल, हाँ। अब 60-70 हज़ार रुपए एक ऐसा आदमी जिसकी ख्वाहिश है बाहर जाने की, वो देने को तैयार हो जाता है। उसने वो 200 यूरो ट्रांसफ़र कर दी, वो बेचारे, और वर्क परमिट उसके पास जाली आ गया। अच्छा, वो मैंने देखती, फिर मैंने कहा नहीं, ये जाली वर्क परमिट है, तुम अपने पैसे ज़ाया करोगे। उसके बावजूद भी
उसने वो जमा करवाया एम्बेसी के अंदर और वो आ गया जी कि इट्स अ स्कैम और इट्स अ जाली। तो मेरा मशवरा ये है कि आप येस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बेहतर बनाएं लेकिन राइट चैनल्स पे बनाएं, डंकी की तरफ मत जाएं। ये जो गुजरात के अंदर भी वाकया हुआ था, बड़ा दिलनाक वाकया था, हमने इटली में देखा था जो भी हुआ था, बड़ा दिलनाक वाकया था। तो वो मेरा देखिए देयर इज़ अ वे हमें चैनल्स को खोलना है। वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पे दुनिया भर में है और उनको लोग चाहिए। हमारे जो गांव देहात के लोग हैं, दे आर स्किल्स फॉर काश्तकारी और उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और दे कैन। बड़ा रूम है वहाँ पे, बहुत बड़ा रूम है एक्सेल करने के लिए। आपकी मतलब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यस देयर इज अ रूम फॉर दैट। आपको सिर्फ राइट ट्रैक पे राइट चैनल पे चलना है। तो यार सब ये बताएं कि कहाँ देखिए अगर जितने भी लोग नौकरियों की तलाश में जाना चाहते हैं अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए और अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए, कहाँ कहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ना कि जी रूम है जहाँ पर वो जाके एक्सेल कर सकते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, वो कौन कौन से ममालिक के पहले मैं चाहती हूँ आप ये भी बताते हैं, क्योंकि आजकल हर बंदे को होता है कि जी हम चलो कनाडा निकल जाए, हम ये निकल जाए, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। और अगर कोई आपसे ये कह रहा हो कि जी मैं आपकी इमिग्रेशन जो है वो बस 6 महीने में करवा दूंगा, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये गलत और फ्रॉड बंदा है। हाँ, पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं अगर बात करूँ यूरोप के हवाले से तो यस देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे बड़ा रूम है, बड़ा काम का रूम है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी हुकूमत को वहाँ पे जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे परस्यू करे और वहाँ पे लीगल वे के अंदर उन जॉब्स को क्रिएट करवा के पाकिस्तान में लेकर आए ताकि ये स्कैम्स ना हो सके। वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट है, जो मेरी इंफॉर्मेशन, जो मेरी असेसमेंट वहाँ पे है यस, और वो लीगल वे में यहाँ पे आ सकती है। जैसे सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हमारा गल्फ कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट है, जो कि हम लेबर उनको सप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से देन कंपनीज और एम्बेसीज को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए बिल्कुल। और इवन आपका टर्की के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर हम लीगल वे में इसको एग्रीमेंट्स करें और चीज़ों को लेकर चलें तो यस इट्स अ बिग पोटेंशियल। अभी एक फलाई इदारे के सरबराह हैं, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि वो क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो यस देयर इज़ अ लेबर रिक्वायरमेंट। तो यस अगर हम इसको लीगल वे में चैनलाइज करें तो इट्स अ बिग चंक। हम बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स वहाँ भेज सकते हैं और हमारे पास बहुत अच्छा फॉरेन रेमिटेंस आ सकता है जो हमारे मुल्क के लिए बड़ा अच्छा होगा। हाँ, सही। यस इट कैन वर्क आउट। हाँ, लेकिन किसी भी इलीगल वे में मत जाए। बहुत स्कैम है। मतलब आप ये सोचें ना, अगर किसी बंदे ने 100 यूरो भी मांग लिया आपसे और 100 यूरो आप दे देंगे, वो बनते हैं तकरीबन को 33,000 रुपए, और वो आप देते एक उसके बाद तो उसे दोबारा मांगने के नहीं, वो फंस के वो आगे फाइलें कहीं फंस गई हैं, फिर आप मुझे 100 यूरो और दे दें, फिर करते फिर आपके पास अच्छे खासे जो है वो बहुत सारे बच्चे इस बारे में इस स्कैम्स के अंदर आ चुके हैं। और माजरत इस समय हमारे कुछ अच्छे पाकिस्तानी बच्चे भी शामिल हैं जो कि वो ये काम कर रहे हैं, उनको एक इजी पैसा मिल रहा है। इजी पैसा, और लोगों को होता है कि बहुत इजी तरीके से हमारी तमाम तो चीज़ें स्मूथ तरीके से हो जाए, हम पैसा दे दें और वो जो एक मेहनत का जो टाइम है ना हमें वो गुजारना पड़े, ऐसा बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ यासिर साहब। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज मैं अपना नंबर ज़रूर शेयर कर देता हूँ आपको, 0335-106-1500 ये मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इफ़ यू गॉट एनी स्कैम्स ईमेल्स अगर आपके पास आती हैं, आपको वेरीफाई करानी, यू कैन कॉल मी। सो कंसल्टेशन फॉर फ्री ना? फ्री। चले, नो फ्री, ऑल दिस फ्री। थैंक यू सो मच जी। ये बहुत ज़रूरी है जनाब कि हम ये देखें कि हमारे पास जो कॉरिडोर है कि जिसके थ्रू हम बाहर जाना चाह रहे हैं वो कितना स्टैब्लिश्ड है और उसकी क्या हिस्ट्री और क्या पास रह चुका है। खैर जी, स्टॉक मार्केट पर दोबारा से बात करूंगी। रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और क्योंकि हम पहले भी बात करना चाह रहे थे कि लास्ट वीकेंड हमारी स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था। आज हफ्ते का पहला रोज़ है, सूरत हाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रिजवान, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट है जी पहले हफ्ते के पहले दिन स्टॉक मार्केट से? वालेकुम अस्सलाम मदिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। मदिया, नए कारोबारी हफ्ते के आगाज़ तो मार्केट में बड़ा अच्छा हुआ था और हमने शुरू में देखा कि 500 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी हो गई स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट 65,000 पॉइंट्स की हद भी बहाल हुई।
और 65,100 से ऊपर चले गया था 100 इंडेक्स, लेकिन उसके बाद हमने फिर फरोख्त का दबाव देखा और उसके मार्केट जो है वो 65,000 की हद बरकरार नहीं रख सकी। इस वक्त मार्केट में जो है 300 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी है। 100 इंडेक्स जो है वो 64,900 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो ब्लू चिप शेयर्स हैं उनमें बड़ी अच्छी जो है वो रैली देखी जा रही है और यही मार्केट को इस वक्त ड्राइव भी कर रही है। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस के शेयर्स जो है लाइमलाइट में है और सरमायाकारों की उस पर तवज्जो है। जैसे कि अगर कोई बड़ी मालियाती इदारे अगर उसको बेचते भी हैं तो कंपनीज और ब्रोकर्स जो है वो खरीदने आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑयल एंड गैस के जो शेयर्स हैं उनमें कुछ अच्छी खबरें ऐसी डेवलप। सही, ठीक है। चलें जी, रिजवाना हमारे साथ मौजूद थे, स्टॉक मार्केट के वाले से हम अपडेट दे रहे थे। मैं एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक ऐसी खबर आपके साथ शेयर करूंगी कि जिससे सुनकर आप लोग बहुत खुश होंगे और आप लोगों के लिए सामने एक बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ किस्म की मिसाल रख रही हूँ। आपको पता है स्पेन ने एक तारीख रकम की है और वो कैसे कि पहली बार एक 45 साल की डाउन सिंड्रोम बंदी उनकी पार्लियामेंट का हिस्सा बनी है। मैं बात कर रही हूँ माँ गार्सिलोन की, जो व्हेन शी वाज ओनली 18 तो उन्होंने कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद 18 साल की उम्र से इन्होंने मेहनत करना शुरू की। और मेहनत क्या थी कि शी इंश्योर कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, वो भी पार्ट रहें उन तमाम तर कन्वर्सेशंस में जिसमें लोगों के हवाले से बात की जाती है, स्लोली, ग्रेजुअली और कंसिस्टेंटली। जिस तरीके से इन्होंने काम किया तो आज ये पार्लियामेंट का हिस्सा बनी है। 45 साल की डाउन सिंड्रोम, ये दुनिया में आपने ऐसी मिसाल कहीं नहीं देखी होगी। आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे वालिदैन जो हमें देख रहे हैं कि जिनके बच्चे डाउन सिंड्रोम किड्स हैं, वो अक्सर बड़ा परेशान होते हैं अपने बच्चों के करियर फ्यूचर को लेके। आप ये देखें कि स्पेन में कितनी ज़बरदस्त मिसाल कायम की इन खातून ने कि अब लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से भी अपना इनपुट जो है वो देंगी। सो वही बात है कि आप अपने बच्चों को जितना एम्पावर करेंगे ये बच्चे आपका उतना ही नाम रोशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करूंगी मैं पंजाब की, जहाँ की सड़कों पर अब दौड़ें बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बिला सूद 26,000 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे आपको मिलेंगे। पहले मरहले में तलबा और तालिबात को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स आसान शराइत पर दी जाएंगी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, उनको शामिल गुफ्तगू। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सिर्फ ज़रूरत तलबा तालिबात को देख के आपने सोचा कि हमें ये काम करना चाहिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, सबसे जो बड़ा मसला है आजकल हमें फेस करना पड़ रहा है वो है स्मॉग का, कि समर्स, विंटर, स्प्रिंग के साथ एक और नया सीजन ऐड हो गया है लाहौर के अंदर, बाकी शहरों में, जो कि स्मॉग का सीजन है। और इसमें जो मेन पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूटर वो है ट्रांसपोर्ट। तकरीबन 70 से 80% जो शेयर है उसके अंदर वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स का है। ये जो आपकी बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं और ये रिक्शास हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि क्यों ना जो बड़े 5 शहर हैं जिसमें पिंडी है, लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है और बहावलपुर है, इनको मॉडल ईवी सिटीज़ बनाया जाए। और इसी आइडिया के तहत हमने स्टूडेंट्स को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक का पैकेज अवार्ड किया है और इसके साथ साथ 10,000 ईवी रिक्शास भी हमने इस पैकेज के अंदर इंक्लूड किए हैं। और इन एडिशन टू दीज 20,000 व्हीकल्स हमने 2,000 औरतों के लिए पिंक स्कूटर प्रोग्राम का इजरा किया है और 2,000 डिसेबल्ड अफराद के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए हमने 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो स्कूटर्स होते हैं वो हम इंशाल्लाह वो हम अवार्ड करेंगे।
तो ये ऑब्वियसली एक माहौल दोस्त फैसला है, एक तालीम दोस्त फैसला है, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और सबसे बड़ी जो बात है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमने सेव करनी है अपनी, जो हम इसको जिस तरह हम इसको हैंडल किया है पिछले कुछ अरसे में, उसके जो अब इफेक्ट्स हैं वो हम फेस कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, वो कहती है कि तकरीबन स्मॉग से एवरेज आदमी की ज़िंदगी 4 साल कम हो गई है। तो ये जो ईवी बाइक्स का ट्रांजिशन है, ये चीन ने, इंडिया ने, थाईलैंड ने, बाकी मुल्कों ने भी ले लिया है, और अब पाकिस्तान जो है, पंजाब जो है, ये इसमें इंशाल्लाह लीड करेगा। ये इब्राहिम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल हम देख रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही बात की कि लाहौर में ना एक डिफरेंट सीज़न भी आ गया, वो स्मॉग का सीज़न है जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बड़े ज़ोर शोर से रहता है। लेकिन ये जो इतना अच्छा इनिशिएटिव है, ये फेल हो सकता है अगर इसमें अफोर्डेबिलिटी ना हुई। और आपने बात की आसान शराइत की, तो ये आसान शराइत क्या है ये भी बता दीजिए, और इनकी प्राइस क्या होगी ये भी बता दीजिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें, इसमें जो प्राइमरी फैक्ट है वो ये कि आप जब ईवी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आम मोटरसाइकिल वाला तकरीबन साल का 1 लाख रुपया सिर्फ फ्यूल की कॉस्ट में बचाएगा। जो आपको डिस्टेंस जो है वो 500 रुपये फ्यूल का बाइक के ऊपर कॉस्ट करता है, वही आपको ईवी बाइक में 100-150 रुपये का कॉस्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि जो ऑब्वियसली आप कुछ एडिशनल जो डिफरेंस पे करेंगे, और जिसको गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करके कम भी किया है, तो आप फ्यूल की मद में वो बचा रहे होंगे पर मंथ। अच्छा, इसमें जो बाइक्स हैं वो हमने लोगों को, ये तो चलिए बचत की बात हो गई ना, ये बताएं कि प्राइस क्या होगी। इसमें हमने लोगों को ऑप्शन दी है कि वो अपनी मर्जी के जो मैन्युफैक्चरर है उससे अपनी मर्जी की बाइक ले सकते हैं। ये स्टार्ट होती हैं तकरीबन 1,70,000 से और तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख रुपए तक जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें 50,000 रुपए की सब्सिडी देगी। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि आप 3 साल की बिला सूद इसकी इकसात करा लें, और आप जो है सिर्फ प्रिंसिपल पे करेंगे, जो इसका इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बेयर करेगी। ओह ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो उनको पे करने की जरूरत नहीं। जो आपने कहा ना कि बिला सूद जो इंटरेस्ट है, तो वो 50,000 उसी की मद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। जी, तो इसमें इसकी जो अफोर्डेबिलिटी है कि आप महीने का 7-8 हज़ार रुपये दे के एक ईवी बाइक के ओनर बन जाएंगे और आपको कोई एडेड कॉस्ट नहीं पड़ेगी। और इसमें जो अडॉप्टेबिलिटी और ट्रांजिशन है, इसके अंदर हम देखेंगे कि स्पीड अप ये होगा। अच्छा, इसमें जो एक मेन बात है, ये बड़ी सी बात कि चलें ठीक है, फ्यूल हम बचा लेंगे, लेकिन बताएं इसको चार्ज करने के लिए हमें बैटरीज चाहिए। वो बैटरीज भी वो क्या सोलर के थ्रू वो चार्ज होंगे, वो बिजली के थ्रू चार्ज होंगे? बिजली तो मसा आती है। जी देखिए, इसमें जो एक काम हम करेंगे इंशाल्लाह वो ये कि इन 5 शहरों को मॉडल ईवी सिटीज बनाएंगे, और उसके लिए इनमें इन ईवी चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्टेब्लिश होगा, जिसमें बैटरी स्टेशन भी होंगे और सारी पब्लिक साइट्स पे ईवी चार्जिंग जिस तरह बाहर के मुल्कों में देखते हैं वो अवेलेबल होगी। आप इसमें देखें कि जो मेन बात है वो ये कि जो 10,000 स्टूडेंट्स को बाइक्स जाएगी, आजकल कॉस्ट ऑफ कम्यूटिंग इतनी बढ़ गई है पोल्यूशन के साथ साथ कि लोग जो है वो स्कूल से और यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर रहे थे। तो ये जो डिग्री कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये पैकेज बहुत बेनिफिशियल है और अट्रैक्टिव है कि वो ईवी की तरफ शिफ्ट करेंगे। उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी चार्जर्स होंगे, पब्लिक साइट्स पे भी अवेलेबल होंगे, और उनको महीने की कॉस्ट भी फ्यूल में सेव होगी और साथ वो इन्वायरमेंट को भी बचा रहे होंगे। चलें, कॉन्ग्रेचुलेशंस इब्राहिम, एंड आई होप कि आप लोगों ने इनिशिएटिव जिस अज़म के साथ सोचा है आप उसको बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्लान्स बड़े अच्छे बनाते हैं, एग्जीक्यूशन में मसला आ जाता है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है हमारे माहौल के लिए भी और हमारे लोगों के लिए भी। अब ज़रा, क्योंकि ये जो वीकेंड गुजरा था, थोड़े बहुत ख्वाबों के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़े अरसे से मैंने अपने किसी ख्वाबे के हवाले से बात ही नहीं की अपने शो में ना। तो कराची में जनाब हुआ है कराची ईद फेस्टिवल, बड़ा मशहूर है और लोग दूर दूर से आते हैं इस ईद फेस्टिवल में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेस्ट को जो है ना वो एंजॉय करने के लिए। तो ये 3 रोज़ा फेस्टिवल हुआ जो कि कल ख़त्म हुआ है। क्या कुछ हुआ है आपको इस रिपोर्ट में दिखाती हूँ। ये है कराची का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल जिसे कहा जाता है कराची ईद।
इस साल यहाँ पे कौन कौन से मज़े मज़े के खाने हैं, कौन कौन सी सेलिब्रिटी कराची ईट आई है, उनसे भी मिलवाएंगे, खाने भी आपको दिखाएंगे धुआं उठते हुए, और लोगों से भी बात करवाएंगे कि इस कराची ईट में क्या ऐसा होता है कि लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ से आगाज़ होने जा रहा है खूबसूरत लाइटिंग की भी, और फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद में, तो आप हमारे साथ रहेंगे, पूरा कराची ईट घूमेंगे और देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि कराची ईट इतना स्पेशल कराची वालों के लिए क्यों है। एयर से आ रहे हैं हम लोग इसके, एंड कुछ ऐसे स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं जो सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, और आई गेस जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है और जो वेदर है, क्योंकि कराची का जो वेदर होता है वो जनवरी होता है उसमें, तो वो सब चीज़ें होती है कि आपको खाने में मज़ा आ रहा होता है, एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है। मैंने अभी तक इनका चाउमीन ट्राई किए हैं और मैंने कचौड़ियाँ ट्राई की हैं, मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मेरा फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था और मैं इस दफ़ा सेकंड टाइम आई हूँ और इट्स सो गुड, लास्ट टाइम से बेहतर है वाला। कराची इज़ ऑल अबाउट फूड एंड क्लोथ्स एंड कराची इज़ नॉट नथिंग विदाउट फूड। तो ऑब्वियसली अगर जहाँ पर बहुत सारी ईटरीज जहाँ पर होम बेस्ड भी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं, एंड जब से कराची स्टार्ट हुआ है तब से हम आ रहे हैं। लाइक हमारा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मगर हम ऑर्डर्स देते हैं और हम पार्टीज़ को भी कैटर करते हैं। हमारा हॉट सेलिंग आइटम है गोलगप्पे, लास्ट 10 ईयर्स से इट हैज़ बीन वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मेयर कराची भी पहुँच चुके हैं क्योंकि कराची का मेला है, तो मेयर कराची बताएंगे रौनकें बहाल हो गई हैं, फैमिलीज़ हैं, आप भी फैमिली के साथ आए, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? ज़बरदस्त यार, मैं समझता हूँ ऐसा है हमारा कराची, और ऐसी हमें अपने कराची को दिखाने की ज़रूरत है। क्या नहीं है हमारे शहर में, तो ज़बरदस्त माहौल है, लोग मौजूद हैं, लोकल ब्रांड यहाँ पे अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं, और लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हमेशा लगता है, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ आती हूँ। हम लोग अमूमन फर्स्ट सेकंड डे पे ही आते हैं, थर्ड डे अवॉइड करते हैं रश की वजह से, लेकिन आज जो है ना बड़ा सुकून का माहौल है, हम हर तरफ जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कॉर्न डॉग्स किए ट्राई, और हमने नाचोस वगैरह ट्राई किए, हर डिफरेंट प्लेसेस के ट्राई किए, डम्पलिंग्स, हॉट पॉट, डिफरेंट वैरायटीज़ ट्राई की। और अब एक नहायत यहाँ मसले के हवाले से बात करेंगे। आजकल पाकिस्तान में तलाक एक बहुत ही आम सी बात होगी, और हम आजकल देख भी रहे हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ जो होती हैं और उसके फिर कई दिनों के बाद हम देखते हैं कि कुछ फोरम से पता चलता है कि अच्छा जिन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है, और उसके बाद फिर डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे तस्दीक भी की जाती है, और फिर जब वो ख़ुद भी आके बात करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि इतना खूबसूरत बंधन है और इतने अच्छे लोग हैं जिनकी आपस में केमिस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं हो सकी। एक सर्वे के मुताबिक आपको पता है रोज़ाना 100 से ज़्यादा केसेस फ़ाइल किए जा रहे हैं, और तलाक केसेस फ़ाइनल करने की ज़्यादा शरह ख़वातीन की है। पाकिस्तान में तलाक की शरह में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, और अफसोस की बात तो ये है कि इस अहम मसले को हल करने में कोई ठोस कानूनी कार्रवाई का अमल नज़र में नहीं आ रहा। हमने अवाम से पूछा कि आखिर शादियों के कामयाब ना होने की वजह क्या है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। कोई भी जो है वो एक मतलब किसी भी तरह का किसी भी लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी लेवल पे वो कहते हैं नहीं बस मैं ही रहूँ। मेन रीज़न यहाँ पर ये भी है कि कुछ जो बड़े जो है वो बैक पे वो सपोर्ट सही तरीके से नहीं करते, अपनी बेटी हो या बेटा हो, उसकी ज़िंदगी में अमल दखल भी बहुत होता है, और दूसरा जो है वो गाइड सही नहीं करते। जब तक आप दीन से दूर हो गए तो आपके दुनियावी मामले भी ख़राब होंगे, उसमें से शादी सबसे बड़ी चीज़ है। ससुराल में कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, उनमें भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती फैमिली में, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं जो बहू होती हैं, बेटी होती हैं, ये वजूहात भी हो सकती हैं। बाहर आप देखेंगे अमूमन जो है वो मर्द ही आपको खाना खाते हुए नज़र आएंगे। उसकी वजह यही है कि घर में शायद उनको वो सुकून नहीं मिलता जो एक औरत से मिलना चाहिए उनको, तो मे भी यही वजह है कि शादियां कामयाब नहीं हो रही। लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ होता है, तो फिर बर्दाश्त की कमी की वजह से मुझे लगता है कि फिर शादियाँ इतनी पायदार नहीं हो पा रही हैं जैसे पहले होती थी। रिश्तों को निभाना जानते नहीं हैं हमारे वालिदैन जो हैं, वो वक्त से पहले शादियां कर देते हैं, जबकि बच्चे को पता नहीं होता कि रिश्तों को निभाना कैसे है। जो लेडीज़ हैं वो कोई इतने अच्छे खाने भी आजकल नहीं बना रही जिस तरह हमारी वालदा बनाती थी या
अब जाहिर है मेरी मिसेज या कह लें कि अब लेडीज़ जो हैं वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की पहले होती थी, और यही वजह है कि शादियां जो हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही। चलें, खैर ये तो आवाम का अपना नुक्ता निगाह है कि शादियां कामयाब ना होने की वजह क्या है, लेकिन कोई हल भी तो होगा इस मसले का। यही सवाल हमने आवाम के सामने रखा। आइए उसके जवाब में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो आपके सामने रखते हैं। जो जोड़े हैं उनमें जो हस्बैंड हैं, मैं उनके लिए मशवरा दूंगा कि वो RM बन जाएं, यानी कि रन मुरीद और इस तरह से उनकी लॉन्ग टर्म शादी चल सकती है। प्यार मोहब्बत से रहें, ख्याल करें एक दूसरे का, और आने वाले कल के बारे में सोचें, क्योंकि कल औलाद हो जाती है, फिर उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। वुमेन एम्पावरमेंट को तो मैं बहुत इंकरेज करता हूँ, होनी चाहिए एक औरत में, लेकिन उसको साथ साथ एक फैमिली भी बनानी है। तो उसको अपनी फैमिली को भी देखना है, उसके मतलब जो भी उनकी रिस्पेक्ट है उनके जो फैमिली में है उनको इक्वली अंदाज में ही देखना होगा, तब जाके एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप होगी। कामयाब शादी की रेसिपी यही है कि अपने पार्टनर को अच्छाइयों और बुराइयों के साथ आप एक्सेप्ट करें। कामयाब शादी का राज ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, बर्दाश्त करें, ठीक है ना, एक दूसरे को जो है वो समझने की कोशिश करें। कामयाब शादी की रेसिपी तो ये है कि जैसे आपको बड़े कहते हैं वैसे ही करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे अमूमन होता है ऐसा कि हम बड़ों की बातें नहीं मानते। शादी के पूरा रिश्तों को निभाने के बारे में हमारे पास इल्म होना चाहिए कि हम रिश्तों को किस तरह निभा सकते हैं। लोगों का क्या ख्याल है आपने जान लिया। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। माहिर डॉक्टर नफ्सियात फ़राह खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लीजिए कि भाई ऐसी क्या वजह बनती है। बहुत शुक्रिया फ़राह आपका कि आपने हमें वक्त किया। फ़राह, आप ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि आजकल जो तलाक़ के बढ़ते हुए केसेस हैं, जो परसेंटेजेस हैं, उनकी असल वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम मदिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। आपका ब्रिलियंट वर्क और सारी चीज़ें देखी हैं, और आज का टॉपिक भी काफ़ी हसास है और ऐसा सोसाइटी का इशू है जो शायद प्रोबेबली आज की परसेंटेज तो रिपोर्ट हो रही है मदिया, बट ये इश्यूज तो बहुत पुराने हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैरिटल सेटिस्फैक्शन और डिप्रेशन पे ही बहुत एक्सेसिवली काम रहा है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि ये इश्यूज सिर्फ लिमिटेड टू पाकिस्तान नहीं है। मैं आपके साथ सिडनी से कनेक्टेड हूँ, और ये इश्यूज हर कंट्री और हर प्लेस में देखे जाते हैं। और अगर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट फैक्ट्स बताऊं कि क्या वो रीजंस है जिसकी वजह से आप देख रही हैं इतनी मिकदार में हमारी डिवोर्सेस, तो पूरा का पूरा चैप्टर से 5 C's पे आप समराइज कर सकती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका कॉन्फिडेंस इन द रिलेशनशिप नहीं होता है। आप अपने ही रिश्ते को डाउटफुल निगाह से भी देख रहे होते हैं, और अगर आपको कोई आगे कुछ बोल दे तो आपको एकदम से अपने रिलेशनशिप के ही ट्रस्ट पर इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। तो यस, नंबर 1 इज डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस इन योर रिलेशनशिप। देन कम्स कम्युनिकेशन। मतलब मुझे आपसे इशू होगा तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नोटिस करो कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, राइट? लोगों से एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। चाहे वो सोशल मीडिया वॉर हो या कुछ भी हो, आप सिर्फ देखो साइबर बुलिंग पोस्ट डालते रहेंगे, पता चल जाएगा किसको अटैक कर रहे हैं। मतलब मैं फ़राह ये देख रही होती हूँ कि अगर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई हो तो वो आपस से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, वो फेसबुक पे जाके स्टेटस लिख देंगे, पूरी मोहल्ले को पता चलेगा कि मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई है, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे। Absolutely, spot on मदीहा, and that is the reason जब आपकी कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में नहीं रहेगी और आप दूसरों से जाके उस चीज़ की बात करेंगे या फेसबुक पे एक तमाशा क्रिएट करेंगे, so that is not going to help your relationship। आप बर्थडे विश करते हैं, बेस्ट इज हस्बैंड बोल रहे होते हैं, थैंक यू बोल रहे हो, तो भाई वो आपके बराबर में बैठा हुआ बंदा, वहां जाके डायरेक्टली बोलो ना, 10,000 लोगों को क्यों दिखाना है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी बड़ी वजह ये भी है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बचपन से ना हमारे बड़े भी बड़ी एक्सपेक्टेशन बना रहे थे, भी शादी के बाद जो चीज़ें वो कर लेना, शादी के बाद ये कर लेना, वो कर लेना। शादी के बाद मियाँ कहते हैं भी क्यों किया, बाप के घर से करके आती, एक तो वो चीज़ें भी। फिर दूसरी बात ये कि अदम बर्दाश्त दोनों पार्टीज में बहुत ज़्यादा हो गया है। हम ख़वातीन को इसीलिए वो बचपन से कहते हैं कि भाई मर्द तो ऐसा है ही है, तुमने घर बनाना है। लेकिन हमारी आजकल की बच्चियां ही इतनी पढ़ी लिखी आ गई हैं कि वो हर किस्म के अब्यूज़ को, बी इट मेंटल और फिजिकल, उन्होंने इसको नो कह दिया। क्या ये भी एक बड़ी रीज़न है?
So I'll tell you something कि by the way आपका ये जो thought है, input है that family has a role to play, that's absolutely important because हम upbringing अपनी बेटियों की अपने ही घर से करते हैं. And I'll tell you, आप भी मदिया अपने सराउंडिंग्स में नोट करोगे कि जी हमारी बेटी तो बहुत नाजों में पली है, तो इसमें कोई फख्र की बात नहीं है बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ योर होम इज नॉट अ जेंडर बेस्ड रोल, इट्स अ लाइफ स्किल जो कि माँ को, लड़की को भी सिखानी चाहिए, लड़के को भी सिखानी चाहिए कि अगर उसको अकेले मैनेज करना पड़े तो व्हाट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर, राइट? सो व्हिच कम्स बैक टू अवर नेक्स्ट 2 C's व्हिच इज नंबर 1, मतलब नंबर 3 जो वो होगा कॉम्प्रोमाइज. Without compromising, without having that tolerance, without having the resilience to build the relationship, नहीं काम करेगा. हम 4-5 बहन भाई घर में होते हैं, भाई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. एक बाथरूम में बैठ गया, बाहर नहीं आ रहा, तो दूसरा कोई उसको निकाल के. सो आप देख रहे हो छोटे छोटे रिश्तों में, छोटी छोटी चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज. लेकिन फिर आता है रोल ऑफ द सोसाइटी एंड द पीपल इन आवर सराउंडिंग्स. और अगर मैं आपको मुस्तकिल बोलती रहूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम बहुत बर्दाश्त कर रही हो, तुम बहुत गिवन कर रही हो, बहुत गिवन कर रही हो, तो इवेंचुअली मदिया विल आल्सो कोलैप्स एंड से यार बस हो गई है मेरी, मैं वाकई शायद बहुत गिवन हूं. बिल्कुल. और फिर victim loses the capacity to think rationally, to think logically, and that's when the issues are going to come into play. And the last thing which you said, yes, compromise is utmost important, but both sides से, एक तरफ से नहीं. So expectations जब आ जाते हैं कि और फिर आप कंपेयर कर रहे हो, most welcome मदिया. हाँ, थैंक यू सो मच. ये फरहान ने बड़ी अच्छी बात की कि कॉम्प्रोमाइज़ दोनों लेवल पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अपनी बच्चियों को नाजों से पालते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी ना बंदे का पुत्र बनाना चाहिए, ताकि हम तमाम तो चीज़ें सिर्फ बच्चियों से एक्सपेक्ट ना करें कि लड़कियां ही जाके घर बसाएंगी. बंदों का भी उतना ही किरदार होता है एक घर को बनाने में, क्योंकि आजकल की बच्चियाँ कमा के भी ला रही हैं घर में. पहले हम कहते थे जी बंदा घर में सिर्फ कमा के ला रहा है, तो लड़की को चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे. अब तो वो बेचारी भी कमा के लेकर आ रही है, वो भी नौकरी कर रही है, वो भी तमाम तो चीज़ें करी, आपके बच्चे का ख्याल रखिए, आपके घर का ख्याल रखती है, फिर हम उससे कहते तुम कॉम्प्रोमाइज़ भी करो. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मुल्क भर की तरह कराची में भी आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं. इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमले की तरबियत के हवाले से अब प्रिजाइडिंग अफसरान की तरबियत शुरू हो रही है. इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे. नॉर्थ नाज़िमाबाद के कम्प्रीहेंसिव कॉलेज में मौजूद हैं खुर्शीद आलम साहब. उनसे जान लेते हैं कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है. खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. ये बताइए कि अभी तक क्या सिखाया जाएगा और क्या बताया जाएगा इन प्रिजाइडिंग अफसरान को इस ट्रेनिंग में? जी बिल्कुल, देखें, चूंकि प्रिजाइडिंग अफसर अपनी टीम का लीडर होता है, अपने पोलिंग स्टेशन का वो हेड होता है, लिहाजा एक मखसूस तरबियत है जो 2 रोज़ तक दी जाएगी यहाँ ज़िला बस्ती में और कराची के तमाम अजला में. कराची के भर में जो मुख्तलिफ अजला में जो असातिज़ा की तरबियत है वो तादाद तकरीबन 2500 से ज़्यादा की बनती है, 25,000 के लगभग बनती है. सिर्फ ज़िला बस्ती में जो तरबियत दी जा रही है वो 3,000 से ज़्यादा ऐसे प्रिजाइडिंग अफसरान हैं. मास्टर ट्रेनर रफ़त साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर, ये इसमें क्या बताएंगे आप इन लोगों को? ये ट्रेनिंग 2 फेजेस पर थी. पहले असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर की तरबियत हो चुकी थी. अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर की तरबियत जारी है. इसमें हम पोलिंग के अमल को पूरी तरीके से, जो कि शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक के रिज़ल्ट अनाउंस नहीं आता, मटेरियल वापस नहीं आता, उस तक के तमाम मराहिल ग्रेजुअली बताए जाएंगे. जिसमें अच्छा, क्या ये बात भी सही है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसको मजिस्ट्रेट के पावर हासिल होते हैं, वो जुर्माना भी कर सकता है, सज़ा भी दे सकता है, तो वो क्या होती है, उसकी लिमिट कितनी होती है? इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं. एक तो ये है कि अगर कोई जुर्म किया है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने इख्तियारात, जो कि दर्जा मजिस्ट्रेट अव्वल के होते हैं, वहीं पर ही उसका फ़ैसला करके उसको उसके जुर्म की नौयत के एतबार से जुर्माना आयद कर सकता है. लेकिन अगर कोई बड़ा जुर्म करता है तो उसको पुलिस के हवाले किया जाता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की दफ़ात लगती हैं, जिसमें 10,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है, 3 महीने की कैद भी हो सकती है, और इससे भी बड़ा कोई जुर्म है तो उसको 3 साल की कैद भी हो सकती है, 1 लाख रुपये जुर्माना भी हो सकता है. अगर कोई बैलेट का डब्बा ही लेके भाग जाए फिर क्या होगा? सर, तो उसके खिलाफ जाहिर सी बात है कि एक FIR कटती है, और उस बुनियाद के ऊपर उसको, अगर वो कस्टडी में आ जाता है तो फिर उसको 3 साल की कैद है और 1 लाख रुपए जुर्माना है.
ये बिल्कुल आपने सुना कि मास्टर ट्रेनर रफ़त अली अपनी पूरी तफसील बता रहे थे। तो कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे। ये मुख्तलिफ असातिज़ा हैं और मुख्तलिफ शोबाजात के ज़िम्मेदारान हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनकी तरबियत हो रही है। और 7 फरवरी से इनकी ड्यूटी शुरू। बैलेट पेपर और जो इंतखाबी मवाद है वो उनको यहीं से या जो भी उनका मुकर्रर मकाम है वहाँ से उनको फराहम किया जाएगा। और उसके बाद 8 तारीख तक इलेक्शन तक और फिर उसके बाद नताइज लाने तक इनकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। और यहाँ हैंड ओवर कर देने के बाद आरओ को फिर इनकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा अहम काम है और इसीलिए इन असातिज़ा की तरबियत, इन अमले की तरबियत की जा रही है। जो प्रिजाइडिंग अफसर है, टीम लीडर है अपने पोलिंग स्टेशन का। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे तैयारियां अभी की जा रही हैं और जिन तैयारियों में बात शामिल है कि प्रिजाइडिंग अफसरान की भी ट्रेनिंग हो रही है कि किस तरीके से जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको साफ, शफाफ और सही बना सकें। खैर जी, आगे बढ़ते मुझे आपकी सेहत के हवाले से बात करनी है। हर बंदे का शौक़ होता है, किसको शौक़ नहीं होता अच्छा दिखने का, सुपर फिट दिखने का। और उसमें होता क्या है कि लोग कोशिश करते हैं कि अपना वज़न किसी तरीके से कम करें और वज़न कम करने के लिए वो देखते हैं कि सोशल मीडिया पर उनको बहुत सारे जो है वो टोटके और नुस्खे दिखाई देते हैं। जिसको जो समझ में आ रही थी वो करने लग जाते हैं। लेकिन सही तरीका यही है कि आप जिम करें और आप एक अच्छी डाइट लें। और डाइट वो नहीं जो आप खुद सोच रहे हैं, डाइट वो जो आपको आपका न्यूट्रिशनिस्ट बता सकता है। इसके अलावा अब तो हम देख रहे हैं कि जी मार्केट में बहुत सारे से प्रोसीजर्स मौजूद हैं, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। और लोग स्पेसिफिकली अब टर्की से जाके, जो कि एक ज़माने में मशहूर था कि वहाँ से सिर्फ बालों का ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट होता है, या फिर नाक की जो सर्जरी है वो राइनोप्लास्टी हो रही है, बल्कि अब स्पेसिफिकली वहाँ लोग वज़न कम कराने भी जा रहे हैं। फिर पता चला जी अच्छा जी शायद कोई वहाँ पर ऐसे इंजेक्शन लोगों को लग रहे हैं जिससे इंसान का वज़न बहुत जल्दी कम हो रहा है। तो ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये हमारी सेहत के लिए इन द लॉन्गर रन सही भी हैं या नहीं हैं, और अगर करना चाहते हैं वज़न कम तो कौन से तरीके को हम, चाहे वो इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव है, हम कौन से तरीक़ेकार की तरफ जा सकते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरीज एंड वेलकम टू माय शो। अरीज, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि भाई मैं तो दिन में कुछ भी नहीं खाती, उसके बावजूद मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, ये क्या मसला है? अच्छा, होता है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो उसको जो है ना एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते कि हम कुछ नहीं खाते। देखते वेट गेन जो है ना आपका ऐसे नहीं होता, या तो देयर इज एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से हो रहा है, या खाना हम खराब खा रहे हैं। और खाना खराब कराने की वजह से भी आपके मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं। तो अगर कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा, जैसे मंचिंग कर ली, बच्चों की प्लेट में से बचा हुआ कुछ खा लिया, वो तो उसके वो उसको रजिस्टर नहीं करती ना माइंड में। तो वो कहती है हमने तो कुछ नहीं खाया, हमने तो दिन में सारे दिन में 1 चपाती खाई थी। दूसरे वो होते हैं जो वाकई सारे दिन नहीं खाते बट वो पूरी कसर रात में ले लेते हैं। अगर आप पूरा दिन एम्प्टी स्टमक रहेंगे और रात में 3 से 4 समोसे रात में आप निम्को खा लेंगे, समोसे खा लें आपने निहारी खा ली, तो आपने पूरे दिन का जो है तो वो, क्योंकि आपकी बॉडी तो उसी तरीके से उसको प्रोसेस करेगी, वो एक मील के टाइम पे आपकी राइगा चलेगी। हाँ। और जो आप जब स्टार्वेशन मोड में जाते हैं ना तब भी वेट लूज नहीं करते, बिकॉज आपकी बॉडी को लगता है कि कुछ आ तो रहा नहीं है, तो जो है उसी को स्टोर करते रहो। पैसे होंगे ना कम होंगे तो आप उसको संभाल के रखेंगे, आपको पता है आते जा रहे हैं तो आप खर्च करेंगे। तो सिमिलरली अगर आपकी बॉडी को मिल रही है एनर्जी तो वो यूटिलाइज भी उसको करेगी। नहीं मिल रही होगी तो वो रोकेगी, यार मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं फैट पॉकेट्स बना के रखूंगी, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरे पास कुछ होना चाहिए। सही। अरे मुझे बताइए, जो हम स्पेसिफिक अगर आपकी बात भी करें तो जो आपने डाइट की थी वो आपने सिर्फ और सिर्फ डाइट की थी, आपने जिम भी की थी? नहीं, जब मैंने एक्चुअली जब किया था तो मोस्टली डाइट थी, और बिकॉज आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब एट दैट टाइम, तो मेरी वॉक हो जाती थी। लेकिन मैंने कोई सिलेक्टिव किस्म की जो होता है ना बहुत आप एग्रेसिव एक्सरसाइज करें कुछ नहीं की थी। आई वाज मोर फोकस्ड ऑन डाइट एंड हेल्दी ईटिंग। उसमें क्या ऑप्शंस है, बिकॉज मैंने जब पढ़ा था देखो मैंने जब पढ़ा था तो वो बड़ी स्पेसिफिकली बाहर की डाइट्स होती हैं, हमारे यहाँ की डाइट बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं कोशिश करती थी क्लीन ईटिंग, जैसे आप प्रोसेस्ड फूड्स निकाल देते हैं, बेकरी की चीज़ें निकाल देते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन के ऊपर आपकी न्यूट्रिशन किस में ज़्यादा है, आप बिल्कुल नेचुरल फूड्स पे चले जाएं कि सब्जियां हैं तो जितनी रॉ खा सकते हैं रॉ खाएं, फ्रूट्स हैं तो जितने आप मंच कर सकते हैं खाएं, उसको जूसेस के फॉर्म में ना लें। हेल्दी प्रोटीन्स जो लीन प्रोटीन्स होती हैं जैसे आप स्टेक्स के फॉर्म में ले लें, या आप चिकन का ब्रेस्ट फिले होता है वो ले लें, सी फूड अपना इंटेक अच्छा रखें। तो इस तरह मैंने फोकस किया था। मुझे बताएं अरीज, आजकल तो बड़े तरीके आ गए हैं वज़न कम करने के लिए, जिसमें वो इंजेक्शंस भी आ गए हैं कि वो आता जी कार्डेशियन सिस्टर्स ने जो इंजेक्शन लगाए थे वो
सबको ये ऑलमोस्ट पता है वो क्या चीज़ है। उसके बाद अब जो हम जाके अपना जो स्टमक के पहले आते जी आप बलून डलवा लेते थे, फिर स्टमक हाफ करा दिया और अब तो कोई बाईपास पता नहीं, इस वजह से बताएं ज़रा। प्रोसीजर्स जितने भी आते हैं ना, वो एक आता है कि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, मिनिमली इन्वेजिव हैं और इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव होते हैं जो आप मशीन्स के थ्रू करते हैं, जिसमें आपकी कोई कट नहीं लग रहा, कुछ अंदर नहीं जा रहा। मिनिमली इन्वेजिव जैसे इंजेक्शन हो गए, जिसमें छोटा सा कोई आपको कट दिया जाएगा या कोई आपको सिरिंज लगाई जाएगी, जो होगा। और इन्वेजिव होते हैं जो सर्जिकल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जिसमें बड़े कट्स भी लगेंगे या एंडोस्कोपिकली भी करेंगे, तो दे हैव टू डू सम। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? देखो, जो अगर आप नॉन इन्वेजिव में जाते हैं तो बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स हैं। आजकल बहुत हाईफू का नाम सबने सुना हुआ है, कैविटेशंस है, बॉडी कैविटेशंस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोसीजर्स हैं, कूल स्कल्पचरिंग आ जाती है जिसमें फैट फ्रीज किया जाता है, वो आ जाते हैं। मिनिमली इन्वेजिव में डिफरेंट टाइप ऑफ लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस हैं। कुछ लोगों ने बीटा HCG के इंजेक्शन स्टार्ट किए थे। अब फैट के आगे लोकलाइज आपकी फैट पॉकेट्स में किया जाता है, वो वहाँ से फैट को ड्रेन करता है और आपका एडिपोज टिश्यू जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है थ्रू लिम्फेटिक्स। इन्वेजिव प्रोसीजर्स में जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने, देखो अगर सिर्फ स्किन के साथ फैट रिमूव करना है, दैन वो एब्डोमिनोप्लास्टी आती है जिसमें वो ऊपर से लेयर आपकी रिमूव। अच्छा, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना जहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा होता है। उनमें किया जाता है कि जिनका इंटरनल फैट नहीं होता, सिर्फ एक लोकलाइज, जैसे पेट बहुत बड़ा है, बाकी उनका लीन वेट लूज हुआ हुआ है, ठीक है, तो उनको फिर कहते हैं कि हम एक्सेस स्किन एंड एक्सेस फैट ऊपर से रिमूव कर लें। जो इंटरनल स्टमक्स की आप कर रहे हो, वो बेरिएट्रिक सर्जरीज होती है, यानी कि स्टमक को किसी फॉर्म में या तो श्रिंक किया जाता है थ्रू बैंड, वो एक फ्लेक्सिबल बैंड होता है, वो लगा देते हैं कि उसमें स्टमक का साइज छोटा हो जाएगा, तो आप मील आपकी छोटी हो जाएगी। अच्छा, तो ये क्या ठीक है, इससे मैंने लोगों को देखा, लोगों से वजन कम करते हैं, लेकिन क्या ये इन द लॉन्गर रन ठीक है आपके लिए? देखो, पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर कोई पेशेंट है जिसका वेट आप सोच लो 90 kgs है, ठीक है, उसके BMI से आप 10 to 20 kgs ज़्यादा है, वो थ्रू वॉक एंड डाइट बहुत अच्छा वेट लूज कर सकता है। अगर सम पेशेंट इज़ देयर जिसके कहते हैं ना कि आप ना मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं 150 kgs 160 kgs जो उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, वो डाइट नहीं कंट्रोल कर पा रहे होते और फिर उनको रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि वो हाई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियक इशूज़, तो उस वक्त आप उनको कहते हैं कि आप सर्जरीज की तरफ जा सकते हैं। एंड देन द सर्जरी हर सर्जरी का अपना एक रिस्क होता है, एनेस्थीसिया का रिस्क होता है, देन देयर ब्लीडिंग इश्यूज होते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो ये हर सर्जरी का रिस्क है। कुछ लोगों को ये जो बैरिएट्रिक सर्जरीज होती है सूट नहीं करती, उनके रिजल्ट्स वो नहीं आते। 50 to 60% पेशेंट्स जो होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 years वेट लूज करते हैं अपना, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, रीगेन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एज कितना मैटर करती है? क्योंकि हम अक्सर लोगों को देखते हैं, अब तो खैर स्पेसिफिकली यहाँ पे एक बड़ा निजी हॉस्पिटल है, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि जी लोग वहाँ पे जाते हैं, वो कुछ टांके शाके उनको लगते हैं, कुछ बाईपास उनको कहते हैं कि जी बाईपास हुआ है। बाईपास इज अ डिफरेंट सर्जरी, बैलूनिंग डिफरेंट है। गैस्ट्रिक बाईपास क्या होता है मुझे बताएं? देखो, गैस्ट्रिक बाईपास में आपका स्टमक के एक छोटे पार्ट को निकाल के एक पाउच बना देते हैं और उसको आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, तो जो लोअर पार्ट ऑफ स्टमक है, एक तो स्टमक का साइज कम हो जाता है और लोअर पार्ट ऑफ स्टमक को जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है शुरू का, वो निकाल दिया जाता है, मतलब कि निकाला नहीं जाता पार्ट से, उसको बाईपास करते हैं। बाईपास का मतलब होता है आप एक अदर वे बना लेते हैं, जैसे एक ब्रिज बना लेते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपका फूड एक तो कम जाएगा, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन जो है फूड की, जो न्यूट्रिशन की है, वो डिफरेंट हो जाएगी, तो फैट एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। बट उसका रिस्क ये है कि एक तो सर्जरी का रिस्क है, फेलियर हो जाता है, फिर उसमें वेट गेन वापस आ जाता है, एंड न्यूट्रिशन जो स्टमक का लोअर पार्ट है जिसमें विटामिन की एब्जॉर्प्शन हो रही है, स्पेशली विटामिन डी की, वो आप रिमूव कर देते हैं। जब स्लीव करते हैं उसमें भी ऑलमोस्ट यही करते हैं कि आप स्टमक का लोअर पार्ट निकाल देते हैं। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां जो कि अपनी शादी के लिए वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं, आपको पता है बड़ा इजी वे है, क्योंकि हम लोगों को देखते हैं कि जी आपका वजन एक लंबे टाइम के लिए कम हो जाता है, अर्ली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। सर्जरी का अपना डाउन टाइम है कि आप सर्जरी से रिकवर करेंगे, उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक डाइट पे रखा जाएगा, लिक्विड डाइट्स पे रखते हैं, फिर सेमी लिक्विड सॉलिड्स पे आते हैं, फिर आप सॉलिड्स पे आते हैं, देन यू हैव टू टेक अ सर्टेन अमाउंट, ज़्यादा नहीं खा सकते आप, जो हम कहते हैं बेंज ईटिंग, वो कभी नहीं हो सकती इसके साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ये नुकसानदेह, तो मैं कहती हूँ जब इतनी तकलीफ उठानी है तो आप 6-8 महीने डाइट कर लें। और ये जो शुगर, हाँ, ये जो शुगर की, क्योंकि लोग कहते हैं ना बस 15, मेरे पास जी शादियाँ बड़ी है, मुझे 15 दिन में वजन कम करना है, क्योंकि लोगों का वो जैसे है ना कि टेंशन का जो टाइम स्पैन है बड़ा कम हो गया हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे लोग कहते हैं जी हम कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सकते। देखो 15 दिन में तो खैर जो है ना आप इंचेस लूज कर सकते हैं। अच्छा, बॉडी कंटूरिंग जो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं उसके थ्रू भी आपके इंचेस चले जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा किस्म की स्ट्रिक्ट डाइट करके जो
आपकी होती है ना फैट डाइट्स होती हैं बेसिकली, वो करके आप एटलीस्ट 4 to 5 kgs तो लूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजीली लूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई मुश्किल डाइट्स भी नहीं होती। फैट डाइट्स भी आप अगर आप प्रॉपरली सीक्वेंस में करें तो आपको मुश्किल नहीं लगती, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए इतनी सर्जरी सिर्फ ठीक है अगर पेशेंट सिलेक्शन ऐसी है तो ज़रूर करें, अदरवाइज डाइट करनी, उसके बाद भी डाइट करनी है। ये जो क्रैश डाइट्स होती हैं उसके बाद जब वो वापस आती हैं, हम कर तो लेते हैं बड़ी क्रैश डाइट्स, हमने केला खा लिया जी, बनाना डाइट चल रही है जी, अंडा डाइट चल रही है, 7 डे खाई जा रहे हो, पागल हो गया अंडे खा खा के, उसके बाद हम छोड़ते हैं तो फिर वो दोबारा ट्रांजिशन कराना ज़रूरी है। ट्रांजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी डाइट में। क्या होती है ट्रांजिशन इज़ व्हेन यू गो बैक टू द योर नॉर्मल रूटीन, तो आप स्टेप वाइज जाते हो। अगर आप कीटो में भी बिल्कुल हर डाइट में, इवन अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल डाइट भी कर रहे हैं जिसमें आपको मैं जैसे एडवाइस करती हूँ नॉर्मली पेशेंट्स को कि आप ब्रेड भी ले लें, किस टाइम पे आप चावल भी खा लें, इवन देन अगर आप प्रॉपर जब पूरी अपनी नॉर्मल रूटीन पे आओगे ट्रांजिशन करानी होती है। ट्रांजिशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग। जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने 2006 में वेट लूज़ किया था, उसके बाद से आई हैव माशाल्लाह से 3 kids एंड एवरीथिंग, तो वो मेंटेनेंस जो है ना वो आपकी ट्रांजिशन के थ्रू आती है। ओ, तो ये ट्रांजिशन इसका मतलब है कि आपके फिर फूड भी सारे वो तमाम तो चीज़ें कम कट होगी, मैं आप वो वैसी ज़िंदगी एंजॉय नहीं करती जैसे लोग खा पी के एंजॉय करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वापस लाए। जैसे आपने डाइट से वापस आना है ना, को पता है कि मैंने मेरी डेली रूटीन में अगर चावल है, रोटी, मेरे घर में सालन रोटी बनती है, तो आप डेली नहीं खाओगे, आप एक एक दिन स्किप करके ऐड करते जाओगे। यू ऐड वन थिंग एट अ टाइम, तो फिर आपकी बॉडी उसको रिकग्नाइज करती है। बेसिकली तो बॉडी का सारा गट का है ना, होते हैं ना जो सूखे सूखे लोग होते हैं सब खाते हैं, तो उनकी गट अच्छी वर्क कर रही होती है। इसका मतलब अपने गट जो है ना उसको जरा हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको हमने अच्छा एफिशिएंट बनाना है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ तो मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कि जी आजकल जो प्रोसीजर्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव, वो क्या क्या हैं और वो फ़ायदेमंद भी हैं या नहीं। अब ज़रा मैं जनाब आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी ज़रा सैर करा देती हूँ। कराची में एक बड़ा ही ज़बरदस्त बच्चों और बड़ों के लिए एक जंपिंग कैसल, बहुत बड़ा जंपिंग कैसल जो है वो खुला है और जंपिंग कैसल की हमें सैर करा रही है। जंपिंग कैसल में ऐसी आम ख़ास क्या बात है ये मैं बता रही फरवाली। 2023 में कंसीव हुआ था आइडिया। हमारे बड़े भाई की बर्थडे थी, वहाँ से एक आइडिया मुझे मिला था बर्थडे से, क्योंकि वहाँ जंपिंग कासिल था मगर बच्चों का था छोटा वाला, तो वहाँ से मेरे जहन में आया था कि हमें बड़ा करना चाहिए और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन हो सकता है। शुरू से जहन में ये था कि अगर हम एक पार्क बना रहे हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आया, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए भी, मेरे लिए भी। बहुत मज़ा आ रहा है, so beautiful, so elegant, just looking like a wow। यहाँ पे सबसे एक टॉलेस्ट स्लाइड लगी हुई है, वो बहुत अच्छी है। पर्सनली मुझे सबसे फेवरेट वो लगी है। बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, दोनों की एंटरटेनमेंट है। हमेशा ढूंढना पड़ती है कि कहाँ बच्चों को लेके जाएं, तो ये एक अच्छी जगह है। यहाँ एक अच्छी बात ये है कि बच्चे बड़े सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी ये बहुत इंटरटेनिंग जगह है। और आखिर में मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप बड़े बड़े आलिशान घरों को बिना ख़रीदे या बग़ैर किराए के उनमें रह सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि बरतानिया में एक खातून ऐसी है जो बग़ैर कोई पैसा खर्च किए आसाइश से भरपूर घरों में जाकर रुकती हैं। उल्टा लोग उन्हें रहने के पैसे भी देते हैं। दरअसल फौल नामी खातून जो हैं वो घरों की देखभाल करती हैं और इस काम के ज़रिए वो पूरे बरतानिया का सफ़र कर चुकी हैं और कई घरों में रह भी चुकी हैं। मतलब ये जाती हैं, सफाई करती हैं, सारी चीज़ें जो इनकी उनकी ठीक करती हैं। लोग फिर उनको सारी चीज़ें संभालती में, तो लोग उनको कहते हैं आओ भी, हम पैसे भी देंगे, हमारा घर भी ज़रा संभालो, ज़रा ठीक करो। यानी कि वेकेशन हाउस के इनके अच्छे चक्कर लग जाते हैं। चले जी, अब वक्त हो गया इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।